कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बच्चों डबल बॉन्ड बन जाएगा और इस तरह से अल्डिहाइड बना लेते हैं। प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन हमेशा अल्डिहाइड प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीडेशन टेस्ट में। तो अल्डिहाइड बना जो है उसको तुम लोग बाद में रिएक्ट कर सकते हो वेरियस रिएजेंट के साथ, जैसे फेलिंग रिएजेंट के साथ, टॉलेंस रिएजेंट के साथ, या फिर शिप्स रिएजेंट के साथ, और अलग अलग पॉजिटिव टेस्ट आ जाएंगे। अगर कब सपोज कोई अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने के बाद मैंने फेलिंग सॉल्यूशन के साथ ट्रीट किया और मेरे को ब्रिक रेड कलर मिल रहा है, तो इट इज कंफर्म्ड कि वो अल्डिहाइड बनाया होगा अल्कोहल ऑक्सीडेशन पे। और अल्डिहाइड कौन से अल्कोहल बनाते हैं बच्चों? सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल बनाते हैं अल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन। टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, मतलब सिल्वर मिरर अगर बन रहा है टेस्ट ट्यूब में, तो बच्चों ये बात कंफर्म हो जाती है कि वो अल्डिहाइड ही होगा। और अल्डिहाइड कौन सी चीज के ऑक्सीडेशन पे बनते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल पे। या फिर पिंक कलर का कंपाउंड बन रहा है, तो दिस इज कंफर्म्ड कि वो गिवन कंपाउंड जो है अल्डिहाइड ऑक्सीडेशन पे प्रोड्यूस हो रहा है। और अल्डिहाइड कौन बनाते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर अल्डिहाइड बनाते हैं। तो ये टेस्ट होता है बच्चों। इसी तरह से हम लोग सेरिक अमोनियम टेस्ट भी कर सकते हैं बच्चों। सेरिक अमोनियम टेस्ट अभी थोड़ी देर पहले किया था, सेरिक अमोनियम नाइट्राइट टेस्ट फिनॉल के साथ। सेरिक अमोनियम नाइट्राइट टेस्ट, ठीक है। सेरिक अमोनियम नाइट्राइट टेस्ट जो होता है बच्चों, इसमें हम क्या करते हैं? सेरिक अमोनियम नाइट्राइट लेते हैं, ये होता है ना सेरिक अमोनियम नाइट्राइट, थोड़ी देर पहले लिखा था, CeNO3 6 टाइम्स। और इसको रिएक्ट कर देना है दो अल्कोहल के साथ बच्चों। ये जो अल्कोहल होते हैं वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेते हैं सेरिक के साथ, दो नाइट्राइट को निकाल देंगे, दो नाइट्राइट जो निकलेगा दो अमोनियम के साथ अमोनियम नाइट्राइट बन के निकल जाएगा, ठीक है। और तुम लोग का कंपाउंड बन जाएगा एक प्रिसिपिटेट, NO3 4 हो जाएगा बच्चों। 6 से दो नाइट्राइट तो निकल गए तो ये 4 हो जाएगा। और ROH जो है ट्वाइस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देगा। तो ये बन गया सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का एक कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है बच्चों, यहाँ पे रेड कलर का बनता है। फिनॉल में भी सेरिक अमोनियम नाइट्राइट के साथ कॉम्प्लेक्स बन रहा था, वहां पे भी प्रिसिपिटेट बन रहा था बच्चों, लेकिन वहां पे जो प्रिसिपिटेट बन रहा था वो ग्रीन या फिर ब्राउन कलर का बन रहा था, यहाँ पे रेड कलर का मिलता है। तो दिस इज द डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट बिटवीन अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। CAN टेस्ट से बच्चों, सेरिक अमोनियम नाइट्राइट टेस्ट से, फिनॉल विल ऑलवेज गिव यू ग्रीन टू ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट, whereas अल्कोहल विल ऑलवेज गिव यू रेड कलर का प्रेसिपिटेट। समझ में आ गई बात बच्चों? नेक्स्ट टेस्ट की बात करूंगा मैं, ई टेस्ट, लुकास टेस्ट। लुकास रिएजेंट क्या होता है, किसी को पता है बच्चों? यस, लुकास रिएजेंट क्या होता है? एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl को बोलते हैं लुकास रिएजेंट। बच्चों ये टेस्ट सिर्फ अल्कोहल को आइडेंटिफाई करने के लिए ही नहीं, ये टेस्ट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए भी बहुत काम का टेस्ट होता है बच्चों। तो लुकास टेस्ट में क्या करते हैं हम लोग? जस्ट अ मिनट। देखो बच्चों, अलग अलग तरह के एक मिनट, एक मिनट बच्चों सर। चलो बच्चों, हम जानते हैं लुकास टेस्ट में इस चीज का फायदा उठाया जाता है कि टर्शियरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होता है सेकेंडरी अल्कोहल से, और सेकेंडरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होता है प्राइमरी अल्कोहल से। तो इस बेसिस पे हम लोग ये टेस्ट करते हैं बच्चों। हम लुकास टेस्ट में बच्चों लुकास रिएजेंट से अल्काइल लाइट को रिएक्ट करते हैं। लुकास रिएजेंट इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं, इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं तुम लोगों के लिए। जब कॉन्सेंट्रेटेड HCl
को एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ में यूज करते हो तो उसको हम लोग दोनों को साथ में लुकास रिएजेंट बोलते हैं बच्चों। लुकास रिएजेंट से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों अल्कोहल को अल्काइल क्लोराइड में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस मेथड को बच्चों बोलते हैं ग्रूज मेथड। जब तुम लोग एक लुकास रिएजेंट लेके अल्काइल क्लोराइड बनाते हो तो उस मेथड को बोलते हैं ग्रूज मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रखा है तुम लोगों के लिए। और यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि प्राइमरी अल्कोहल जो है, जब कभी भी कॉन्सेंट्रेटेड HCl, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल कम रिएक्टिव है, तो तुम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में जब रिएक्ट करोगे एट अ वेरी हाई टेम्परेचर रिएक्शन होता है, 30 मिनट तक का हीट करने के बाद रिएक्शन होता है बच्चों, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव अल्कोहल है, सारे अल्कोहल्स में सबसे कम रिएक्टिव। तो ये OH H निकल जाएंगे बच्चों, H2O बन के यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, और ये Cl यहाँ पे लग जाएगा। तो सिंपल सा रिएक्शन है बच्चों। क्या होता है कि इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो अल्काइल क्लोराइड और वाटर बन रहा है। ये दोनों आपस में मिक्स नहीं होते हैं, दे आर इमिसिबल। अल्काइल हलाइड्स पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं, और इमिसिबल चीजें अक्सर टर्बिडिटी प्रोड्यूस कर देती है, हेजीनेस प्रोड्यूस कर देते हैं बच्चों। तो टर्बिडिटी जो प्रोड्यूस हो रहा है प्राइमरी अल्कोहल से, उसमें वक्त लगेगा। क्यों वक्त लगेगा? क्योंकि रिएक्शन होने में वक्त लग रहा है, क्योंकि ये कम रिएक्टिव अल्कोहल है। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों सभी को? क्यों प्राइमरी अल्कोहल को टर्बिडिटी लेट प्रोड्यूस हो रहा है, समझ में आ रहा है सभी को? यस। यस। ठीक है, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है और रिएक्ट होने में टाइम लगाता है, इसके लिए जो टर्बिडिटी प्रोड्यूस होगी इट विल टेक अप टू 30 मिनट्स, दैट टू ऑन हीटिंग। whereas secondary alcohol is comparatively more reactive। तो टेस्ट ट्यूब में जैसे ही तुम लोग लुकास रिएजेंट में सेकेंडरी अल्कोहल डालोगे, within 5 minutes without heating you will get this turbidity of no immiscible alkyl chloride and water। और टर्शरी अल्कोहल में तो भाई लुकास रिएजेंट की, ये ZnCl2 की जरूरत ही नहीं है। अगर तुम लोग डाले तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं भी डालोगे फिर भी रिएक्शन होता है, दे विल प्रोड्यूस इमीडिएट टर्बिडिटी, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो कंक्लूजन क्या रहा है बच्चों इस टेस्ट का, लुकास टेस्ट का और ग्रूज मेथड का? क्या कंक्लूजन होता है कि अगर प्राइमरी अल्कोहल तुम लोग यूज कर रहे हो तो टर्बिडिटी जो प्रोड्यूस होती है वो 30 मिनट में होती है, दैट टू ऑन हीटिंग। वेयर सेकेंडरी अल्कोहल में जो टर्बिडिटी प्रोड्यूस होगी 5 मिनट में होती है बच्चों, विदाउट हीटिंग। टर्शियरी अल्कोहल बीइंग मोर रिएक्टिव, इट विल प्रोड्यूस टर्बिडिटी ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली विद इन अ मिनट। ठीक है, टर्बिडिटी क्यों प्रोड्यूस हो रही है उसका रीजन मैं बता रखा है कि टर्बिडिटी प्रोड्यूस होती है जब अल्कोहल रिएक्ट होता है लुकास रिएजेंट के साथ, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इमिसिबल प्रोडक्ट दैट इज अल्काइल हैलाइड एंड वाटर, राइट। तो इसलिए टर्बिडिटी प्रोड्यूस होती है। तो बच्चों इससे मैं बता सकता हूँ ना, अगर मेरे को कोई अल्कोहल देता है, बोला बताओ ये अल्कोहल ही है, उसने मेरे को नो इंश्योर कर दिया, उसने एश्योरेंस दिया कि हाँ ये अल्कोहल ही है, लेकिन बताओ तुम कि कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शरी? तो मैं क्या करूंगा बच्चों, टेस्ट ट्यूब में उस अल्कोहल को लेके उसमें लुकास रिएजेंट डाल दूंगा और 5 मिनट में वेट करूंगा। अगर डालते तुरंत टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो गई तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ वो टर्शरी अल्कोहल है। मैं 5 मिनट रुका बच्चों, 5 मिनट रूम टेम्परेचर पे लिखा, रुका और फिर टर्बिडिटी प्रोड्यूस हुई तो वो सेकेंडरी अल्कोहल है। 5 मिनट रुका बच्चों, टर्बिडिटी नहीं प्रोड्यूस हो रही है, मैंने हीट करना चालू कर दिया, और हीट करने पे 30 मिनट के बाद अगर टर्बिडिटी प्रोड्यूस होती है तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि वो प्राइमरी अल्कोहल है। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों, कैसे हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? यस बोलो। यस सर। यस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं बच्चों। तो ये था बच्चों लुकास टेस्ट, तुम लोगों ने ये पहले भी पढ़ा होगा और मैं एक बार रिवाइज भी करा दिया क्योंकि टॉपिक का पार्ट है, तो जरूरी है इसको पढ़ना बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी बार रिपीट भी होता है ये टेस्ट। तो ये था बच्चों फोर्थ फंक्शनल ग्रुप। लेट्स टॉक अबाउट फिफ्थ फंक्शनल ग्रुप। फिफ्थ में शायद सिक्स्थ है ना, कीटोन भी हमने डिस्कस किया, कीटोनिक को लेके सिक्स्थ है, सिक्स्थ फंक्शनल। प्राइमरी अमाइंस बच्चों, प्राइमरी अमाइंस मतलब NH2 ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, अमाइनो ग्रुप वाले कंपाउंड को बच्चों। इसके ऊपर तो अमाइंस में बहुत सारे टेस्ट पढ़े हो तुम लोग। सबसे इंपॉर्टेंट और कंफर्मेटरी टेस्ट जो होता है बच्चों इसका, वो है हॉफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट। हॉफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट, इसको बच्चों कार्बिल अमाइन टेस्ट भी बोलते हैं।
तो बच्चों जब कभी भी तुम लोग एक प्राइमरी अमाइन को, प्राइमरी अमाइन क्या होते हैं, RNH2, एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन हो चाहे एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन हो, उसको अगर क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ रिएक्ट करते हो, क्लोरोफॉर्म और एक स्ट्रॉन्ग बेस लाइक KOH NaOH के साथ रिएक्ट करते हो, तो बच्चों क्या होता है रिएक्शन में, ये समझते हैं। ठीक है, तो क्या मैं ऐसे लिख दूं बच्चों, क्लोरोफॉर्म और 3 बेस को 3 बार ऐसे लिख दूं, KOH और KOH। ठीक है, 3 मोल्स ऑफ बेस लगते हैं बच्चों। मोल्स कितने लगते हैं सवाल उस पे भी बन जाते हैं, तो तुम लोगों को आना चाहिए सवाल देने, ये जवाब देने के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये 3 जो क्लोरोफॉर्म के अंदर 3 क्लोरीन जो है वो निकल जाएंगे 3 KCl बन के। बच्चों ये 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 OH के साथ निकल जाएंगे 3H2O बन के। बच गया सिर्फ C और RN, ये आपस में जुड़ के RN ट्रिपल बॉन्ड C बना देंगे बच्चों। ठीक है, N पे प्लस चार्ज, C पे माइनस चार्ज, ये होता है बच्चों आइसोसाइनाइड। ठीक है, जो आइसोसाइनाइड बन जाता है, आइसोसाइनाइड जो बन रहा है वो कैसे पता चलेगा अपने को आइसोसाइनाइड है बच्चों ये। ठीक है, तो बच्चों इसका होता है नॉजिएटिंग स्मेल, वॉमिट के जैसा स्मेल होता है बच्चों इसका। तो वॉमिट जैसा गंदा सा स्मेल जब आएगा तो उस स्मेल से समझ में आ जाता है कि वो आइसोसाइनाइड है। समझ में आ गई बात। काफी बुक्स में बच्चों नॉजिएटिंग बोलता है, फाउल स्मेल बोलता है, काफी बुक में ऑफेंसिव स्मेल बोलेगा। तो सारी चीजों का मतलब ये है कि गंदा सा स्मेल होता है, काफी बुक में बैड स्मेल बोलता है। तो बच्चों टू बी स्पेसिफिक, वॉमिट का स्मेल होता है। ठीक है, तो ऐसे आइसोसाइनाइड जो है वॉमिट जैसा स्मेल बनने वाला एक कंपाउंड दे देगा, उससे बता सकते हैं हम लोग कि आइसोसाइनाइड। क्या रिएक्शन समझ में आया बच्चों सभी को? यस बोलो बच्चों, रिएक्शन समझ में आया? यस सर। यस सर। बच्चों बताओ इसमें क्या मिलेगा अगर मैं प्राइमरी अमाइन की जगह पे ये लेता हूँ, एनिलीन ले लेता हूँ, तो प्रोडक्ट बता सकते हो। और NaOH ले लेता हूँ तो 3 मोल। हीट करना पड़ता है रिएक्शन को थोड़ा सा, और गंदा सा स्मेल आएगा। फिनाइल आइसोसाइनाइड। फिनाइल आइसोसाइनाइड बिल्कुल बनेगा। साथ में क्या मिलेगा? NaCl H2। फिनाइल आइसोसाइनाइड 3 NaCl मिल जाएगा और H2O 3 मिल जाएगा, राइट। तो ये चीज हो जाती है बच्चों। काफी बार अगर तुम लोग देखोगे तो इस पे सवाल बन जाते हैं बहुत सारे। मैं तुम लोग को कुछ रीसेंट जेई के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा इससे रिलेटेड। एक ही मिनट देना। सभी को दिख रहा है बच्चों स्क्रीन पे PDF? यस। यस। ठीक है, पहले तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। पहले वाले आंसर 298 क्वेश्चन का आंसर बताना जरा। फॉर कार्बिलमाइन रिएक्शन वी नीड हॉट एल्कोहलिक KOH एंड, साथ में क्या चाहिए रहता है हॉट एल्कोहलिक KOH के साथ साथ? फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन, एनी प्राइमरी अमाइन एंड अ क्लोरोफॉर्म। दैट इज ट्रू, कोई भी प्राइमरी अमाइन हो सकता है बच्चों, और क्लोरोफॉर्म चाहिए रहता है। प्राइमरी अमाइन एलिफैटिक वाला हो सकता है या फिर एरोमेटिक वाला। मैं रैंडमली कुछ और क्वेश्चन भी कराऊंगा बच्चों, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना।
ट्राई दिस 300 वाला. What is the product of this reaction? Yes, come on, this is easy. Fourth option. फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट. Fourth option. बच्चों ये वाला ट्राई करो जरा. रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म KOH विथ पैराटोलुडिन. व्हाट प्रोडक्ट यू कैन गेस? क्या मिलेगा यहाँ पे? बच्चों पैराटोलुडिन किसको बोलते हैं? एनिलिन पे अगर तुम लोग एक मिथाइल ग्रुप लगा देते हो तो उसको टोलुडिन बोलते हैं. ऑर्थो पे लगाया तो ऑर्थोटोलुडिन, मेटा पे लगाया तो मेटाटोलुडिन और पैरा पे लगाया तो पैराटोलुडिन. सो दिस इज पैराटोलुडिन. क्या मिलेगा बच्चों प्रोडक्ट यहाँ पे? Fourth option. फोर्थ ऑप्शन हो जाता है राइट. लेट्स ट्राई सम मोर PYQs. ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना 311. On heating an aliphatic primary amine with chloroform and ethanolic KOH, the organic compound formed is. क्या मिलता है बच्चों इसमें? डायरेक्ट क्वेश्चन. Option 4. ऑप्शन 4 मिल जाएगा which is an alkyl isocyanate. ठीक है, चलो ये ट्राई करना बच्चों सारे. 2019 के जेई में शिफ्ट 1 में पूछा हुआ सवाल ये वाला. बच्चों ध्यान से करना सॉल्व. दो चीजें हैं. पहले स्टेप में CHCl3 KOH के साथ रिएक्शन हो रहा है, मतलब CHCl3 KOH दिखा तो वो आइसोसाइनाइड टेस्ट है, इतना तो दिमाग में चढ़ी जाना चाहिए. दूसरी बात, दूसरे स्टेप में बच्चों रिडक्शन किया हुआ है, तो कौन सा रिड्यूसिबल ग्रुप होगा वो तुम लोग को सोच समझ के आंसर कर लो. नहीं, कौन आंसर दिया? सिद्धेश, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर नहीं है. ध्यान से सॉल्व कर भाई, ध्यान से. पहले एक स्टेप कर एक टाइम पे और फिर देख कि क्या रिड्यूसिबल ग्रुप है. बेटा फोर्थ नहीं है आंसर इसका. अनिकेत का आंसर गलत है. PDCH2 बच्चों, क्या ये सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है कि नॉन सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है? क्या सिलेक्टिवली कुछ ही फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है कि सभी को रिड्यूस करता है? तो बच्चों देखो, पहला स्टेप करोगे तो डेफिनेटली तुम लोगों को यही प्रोडक्ट मिलेगा राइट. NC मिल जाएगा, ये कीटो रहेगा और यहाँ पे CN रहेगा. यही मिलेगा ना बच्चों, सिर्फ पहला किया तो, है कि नहीं? बोलो. Yes, sir. ठीक है, और फिर रिडक्शन कर दिया है बच्चों. कैटालिटिक रिडक्शन हमेशा नॉन सिलेक्टिव होता है, तो जितने भी रिड्यूसिबल ग्रुप होंगे सबको रिड्यूस कर देगा. साइनाइड रिड्यूस, आइसोसाइनाइड का जब रिडक्शन होता है तो सेकेंडरी अमाइन बन जाते हैं बच्चों, NHCH3. ये कीटोन का रिडक्शन होगा तो अल्कोहल बन जाएगा, और साइनाइड ऑन रिडक्शन ऑलवेज गिव यू प्राइमरी अमाइन. तो कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है बच्चों बताओ? फर्स्ट वाला बन रहा है क्या? First. फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा. तो बच्चों जेई मेंस के क्वेश्चन इतने भी आसान नहीं होते, कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है, सारे रिएक्शन यूज करने पड़ते हैं तो समझ में आ जाता है. ठीक है, उतना वैसे देखा जाता है उतना हार्ड भी नहीं है, सिर्फ अपनी कोई कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी अगर पता है तो. सेकंड वाले, चलो ये वाला देखना बच्चों. इसी साल का क्वेश्चन बच्चों, 26 फरवरी 2021 शिफ्ट 2 का सवाल जेई मेन में, इसी साल पूछा हुआ सवाल. Carbylamine test is used to detect presence of amino group in organic compound. Which of the following is formed with the test with aniline? अभी किया ना बच्चों हमने aniline के साथ टेस्ट. Third. थर्ड वाला इसका राइट आंसर. तो बच्चों ये इजी टाइप का क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है.
एक और सवाल बच्चों, उसी सेम पेपर में बच्चों 2 सवाल पूछ रखे हैं। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट एंड क्लोरोफॉर्म विद KOH आर यूज्ड इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फंक्शन। बच्चों सेरिक अमोनियम नाइट्रेट कौन सा फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज करते हैं हम लोग? अभी पढ़ा ना आज हमने, बताओ कौन से फंक्शनल ग्रुप पे टेस्ट देते हैं? अल्कोहल। अल्कोहल भी देते हैं बेटा, फिनॉल भी देते हैं। अल्कोहल में सेरिक अमोनियम नाइट्रेट एक रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिनॉल में वो एक ग्रीन कलर का। तो बच्चों पहले पोजीशन पे अल्कोहल नहीं तो फिनॉल होना चाहिए। अब कोई भी ऑप्शन में देखोगे तो बच्चों फिनॉल पहले पोजीशन पे नहीं है, तो दूसरे पोजीशन पे मैं फिनॉल रखूंगा भी नहीं, तो 3 और 4 हटा दूंगे। तो फर्स्ट और सेकंड में से आंसर बन जाता है पहला अल्कोहल फर्स्ट ऑप्शन में। लेकिन क्या दूसरा बच्चों सही है? अमाइन होगा क्या? ये टेस्ट अमाइन देता है क्या पॉजिटिव? बताओ यस सर। पहला आंसर इसका राइट हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। ठीक है, तो बच्चों ये सवाल इस तरह के पूछे थे इस बार 26 फरवरी के एग्जाम में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। फॉर कार्बिलमाइन रिएक्शन वी नीड हॉट एल्कोहलिक KOH एंड, अच्छा मैं घुमा फिरा के कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन। चलो थोड़े और क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन देखना लगभग 30 से 35 बार, 30 बार नहीं तो कम से कम 20 बार तो पूछ ही लिया है वो क्वेश्चन। कितने सारे एग्जाम्स में पूछा है बच्चों, देखो। ठीक है, बताओ जरा इसका आंसर क्या है, जबकि क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं है अगर सॉल्व करोगे तो। फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन हो जाता है इसका राइट आंसर, राइट। ये क्वेश्चन ट्राई करना बच्चों, जेई मेन 21 जुलाई के क्वेश्चन में पूछा है इसी साल 2021 के 20 जुलाई में। सॉल्व करके बताओ क्या है। A compound is converted into B on reaction with CHCl3KOH। रिएजेंट देख के पता चल जाना चाहिए बच्चों कौन सा रिएक्शन है। तो कंपाउंड ए क्या होगा बच्चों? एक अमाइन होगा ना, जो CH3Cl के बाद, और बी क्या होगा बच्चों? एक आइसोसाइनाइड होगा। नाउ दिस बी कैन बी डिकम्पोज्ड बाय सी, B is a toxic and can be decomposed by C, A, B, C respectively are। तो बच्चों A, B तो मेरे को पता है, तो C कुछ भी हो सकता है, कोई भी एसिड या फिर बेस हो सकता है। यूजुअली बच्चों बता दूं, आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलिसिस जब होता है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो प्राइमरी अल्कोहल बनते हैं। देखो ये रिएजेंट से ही मेरे को पता चल गया कि A एक अमाइन है और B एक आइसोसाइनाइड है। समझ में आ गई बात? आइसोसाइनाइड को आइसोनाइट्राइल बोल सकते हैं। कौन सा अमाइन होगा बच्चों? ए, प्राइमरी अमाइन। ये ऑप्शन और ये ऑप्शन गया, तो कौन सा हो सकता है बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन भी गया क्योंकि उसमें नाइट्राइल बोल रखा है। तो क्या आंसर हो रहा है बच्चों? थर्ड वाला ही हो रहा है ना इसका, है कि नहीं? तो एलिमिनेशन मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, थर्ड आंसर इसका राइट है। बच्चों क्या सबको समझा ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुआ अपना? यस सर। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बच्चों, कुछ और PYQ देखते हैं। ये देखना एक और क्वेश्चन बच्चों, पिछले साल के पेपर से पूछा हुआ 2020 में शिफ्ट 1 में। बच्चों हर हर आई मीन हर साल जेई का पेपर हॉफमैन कार्बिलमाइन टेस्ट के बगैर आता ही नहीं है बच्चों, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये हर साल तुम लोग 1 से 2 क्वेश्चन, आई मीन सिर्फ एक क्वेश्चन तो तुम लोग कार्बिलमाइन पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, 2 क्वेश्चन तुम लोग पूरे अमाइन चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हो, आ सकता है। ठीक है, तो बच्चों याद रखना इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है अमाइन, खासकर बेसिसिटी वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अच्छे से किया करो वो चैप्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म एंड KOH? इनमें से कौन रिएक्ट करेगा? तो बच्चों देखो इसमें का आंसर मैं तुम लोग को बता दूं, डायरेक्ट आंसर ही बता देता हूँ तुम लोग को इसका मैं, क्योंकि तुम लोगों को अभी बायोमोलिक्यूल शायद हुआ नहीं होगा। हो गया क्या बच्चों बायोमोलिक्यूल सभी को? नो। नहीं। तो बच्चों बायोमोलिक्यूल अगर पढ़ोगे तो तुम लोग उसमें एडेनिन और लाइसिन वगैरह के स्ट्रक्चर देखोगे। एडेनिन में और लाइसिन में दोनों में बच्चों फ्री NH2 ग्रुप होते हैं, और इसके लिए उन लोग इसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो देख रहे हो बच्चों, 2 चैप्टर को मिक्स करके बनाया हुआ क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल 2020 के इसमें। तो एडेनिन और लाइसिन का स्ट्रक्चर तुम लोग बायोमोलिक्यूल में पढ़ोगे, तुम लोग देखोगे कि उन दोनों में ही NH2 ग्रुप होता है। वेरस थाइमीन, प्रोलीन, प्रोलीन एक इमाइनो एसिड है तो उसमें NH ग्रुप होता है। यहाँ पे भी प्रोलीन है तो ये, हाँ बोलो। आइसिन है कि लाइसिन है? लाइसिन है, वो L है, ये गलत कर रखा है आपको, लाइसिन है।
लाइसिन एक अमाइनो एसिड होता है, ठीक है। तो प्रोलीन एक इमाइनो एसिड होता है, NH। प्रोलीन NH ग्रुप रहता है इसके अंदर, तो ये तो टेस्ट नहीं देगा, ये दो ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो जाते हैं। और थाइमिन एक पिरिमिडीन बेस है बच्चों, इसमें सिर्फ N होता है, N और NH होता है, तो ये भी एक टेस्ट नहीं देगा। एडेनिन में NH2 ग्रुप होता है बच्चों, लाइसिन एक अमाइनो एसिड है, उसमें भी NH2 ग्रुप होता है, तो फर्स्ट सेकंड इसका राइट आंसर हो जाता है। क्या बात समझ में आई बात सबको बच्चों इसका? इसके बाद वाला क्वेश्चन देखना बच्चों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, चलो ये 2 बार पेस्ट हो गया, चलो ये सॉल्व किया था हमने। तो समझ में आया बच्चों कुछ क्वेश्चन हम लोग को सेरिक अमोनियम नाइट्रेट और इस पे बेस्ड, कार्बिलमाइन टेस्ट पे बेस्ड। इजी था? कुछ डाउट बच्चों किसी को इसमें? सॉल्व हो पा रहे बच्चों ऐसे क्वेश्चन? Yes. चलो बढ़िया, ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं और टेस्ट डिस्कस करते हैं, और प्राइमरी अमाइन को डिटेक्ट करने के और कौन कौन से तरीके होते हैं वो डिस्कस करते हैं बच्चों। 1 मिनट। चलो, प्राइमरी अमाइन को डिटेक्ट करने के और भी तरीके हैं बच्चों, एक तो हमने ये देख लिया। दूसरा टेस्ट होता है बच्चों डाई टेस्ट। डाई टेस्ट बच्चों सिर्फ प्राइमरी, ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन को डिटेक्ट करने के लिए होता है। एरोमेटिक, एक्सक्लूसिवली फॉर एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, ठीक है। एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन ये टेस्ट नहीं देते बच्चों। जब कभी भी एक एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन जैसे कि एनिलीन को तुम लोग रिएक्ट करते हो नाइट्रस एसिड के साथ in presence of HCl at ice cold temperature, the reaction is called diazotization, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने। एंड इट ऑलवेज लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या ये रिएक्शन याद आ रहा है बच्चों? थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा फेनॉल के डिटेक्शन में, Yes, sir. ठीक है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना देगा, और इसके साथ तुम लोग अगर फेनॉल या फिर बीटा नेफ्थॉल जैसे कंपाउंड को रिएक्ट कराते हो, लेट्स रिएक्ट बीटा नेफ्थॉल दिस टाइम, तो बीटा नेफ्थॉल का स्ट्रक्चर बच्चों ऐसा होता है। नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर ठीक है। तो ये बच्चों H जो है HCl बन के निकल जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन N पे अटैक कर जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे। एंड बीटा नेफ्थॉल के साथ जैसे ही रिएक्ट करोगे बच्चों, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर के ऑरेंज रेड कलर के क्रिस्टल्स बन जाते हैं, ठीक है। ऑरेंज, रेडिश ऑरेंज बोल सकते हो, डार्क कलर। तो कैसे बनेगा प्रोडक्ट यहाँ पे? ठीक है, ऐसे बन जाएगा। इसको बोलते हैं बच्चों बीटा फिनाइल अजो, बीटा नेफ्थॉल, सॉरी अल्फा फिनाइल अजो बीटा नेफ्थॉल। डाई टेस्ट में ये भी पढ़ा होगा तुम लोगों ने, ठीक है। ये ऑरेंज रेड कलर का डाई होता है बच्चों, ठीक है। इससे भी हो जाता है। तो बच्चों अगर कोई कंपाउंड है उसको नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करने के बाद बीटा नेफ्थॉल के साथ रिएक्ट करने पे ऑरेंज रेड कलर का डाई मिल रहा है, तो वो कंपाउंड बच्चों जरूर एक एरोमेटिक अमाइन होगा। समझ में आगे बात बच्चों सभी को? चलो नेक्स्ट डिटेक्ट करते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप बच्चों, 6th 7th फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन में इमाइनो बोल सकते हो तुम लोग, ठीक है बच्चों। इमाइनो ग्रुप को टेस्ट करने के लिए हम लोग एक ही टेस्ट बहुत फेमस है, याद रखना, विथ नाइट्रस एसिड, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, ठीक है। तो जब कभी भी तुम लोग सेकेंडरी अमाइन को रिएक्ट करते हो, सेकेंडरी अमाइन को मैं ये हटा देता हूँ, और
नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो, जो कि कहाँ से आया नाइट्रस एसिड, NaNO2 और HCl के रिएक्शन से आ रहा है एट आइस कोल्ड टेम्परेचर। तो क्या होगा बच्चों, ये H2O निकल जाएगा एंड यू विल गेट अ कंपाउंड लाइक दिस, साथ में H2O। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड N-nitrosodialkylamine and it is a yellow oily liquid, yellow oily liquid। तो येलो ऑयली लिक्विड बन जाएगा बच्चों। जितने भी सेकेंडरी अमाइन है लिक्विड जैसा, ट्राई के तेल जैसा कुछ सब्सटेंस बनाते हैं बच्चों, याद रहेगी ये चीज। चलो एक लास्ट फंक्शनल ग्रुप और देखेंगे बच्चों, नाइट्रो ग्रुप का डिटेक्शन कैसे करते हैं। नाइट्रो ग्रुप, NO2 को बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप। इसका डिटेक्शन करने के लिए हमारे पास दो तीन तरीके हैं। एक तो होता है बच्चों रिडक्शन टेस्ट, रिडक्शन फॉलोड बाय डायजोटाइजेशन। बच्चों याद रखना, नाइट्रो कंपाउंड्स, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स को डिटेक्ट करने के लिए रिडक्शन टेस्ट करते हैं हम लोग। ये यूज करते हैं हम लोग एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स के लिए, ठीक है। तो एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड को जब तुम लोग रिड्यूस करते हो, रिडक्शन करते हो यूजिंग टिन एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl और Fe और कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ठीक है, तो 6 नेसेंट हाइड्रोजन लिबरेट होते हैं और एनिलीन बन जाता है। और एनिलीन जो है बच्चों, उसको बाद में हम लोग डायजोटाइजेशन करके बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना सकते हैं। करके हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना सकते हैं। यहाँ पे डायजोटाइजेशन कर दिया, जैसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया, ठीक है। और फिर इसको तुम लोग बीटा नेफ्थॉल से चाहो या फिर चाहो तो फिनॉल के साथ बेसिक मीडियम पे रिएक्ट करके डाई बना सकते हो। फिनॉल के साथ रिएक्ट करोगे तो बीटा फिनाइल अजो, सॉरी, पैरा हाइड्रोक्सी अजो कंपाउंड मिल जाएंगे, राइट। ऐसा दिखेगा यहाँ पे N डबल बॉन्ड N, थोड़ी देर पहले हमने किया था रिएक्शन, ऐसा मिल जाएगा। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है बच्चों, और ये मिल जाता है पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन, अजोबेंजीन, जो कि येलो कलर का कंपाउंड होता है, येलो नहीं सॉरी ऑरेंज कलर का कंपाउंड, ऑरेंज कलर का डाई होता है। तो इस तरीके से हम लोग टेस्ट कर सकते हैं एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड, सीरीज ऑफ रिएक्शन करके। पहले उसका रिडक्शन करके एनिलिन बना लो, और फिर एनिलिन का टेस्ट करके देखो क्या वो दे रहा है, डाई। और डाई दिया तो बच्चों हम लोग बोल सकते हैं कि डेफिनेटली अपना कंपाउंड जो है वो ये है नाइट्रो, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड, ठीक है। और भी दूसरे तरीके हैं बच्चों, दूसरे टेस्ट भी कर सकते हो तुम लोग, जैसे कि एक और टेस्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मुलिकेन टेस्ट। मुलिकेन टेस्ट जो होता है, इसमें हम लोग पहले रिड्यूस करते हैं, कंप्लीट रिडक्शन नहीं करते बच्चों, सिर्फ पार्शियल रिडक्शन करते हैं। कोई भी नाइट्रो अल्केन का पार्शियल रिडक्शन करने के लिए तुम लोगों को सिर्फ दो ही चीज चाहिए, जिंक और वाटर। जब जिंक को वाटर में डालते हो तो बच्चों सिर्फ 4 नेसेंट हाइड्रोजन लिबरेट होंगे। हमें लिबरेट तो सिर्फ 2 ही होते हैं, लेकिन 4 रिएक्शन में पार्टिसिपेट होते हैं। क्या होगा बच्चों, 4 में से 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ निकल जाएगा H2O बन के, और जो 2 हाइड्रोजन बच गए एक नाइट्रोजन को लग जाएंगे और एक बचे हुए ऑक्सीजन को लग जाएंगे, और मिल जाएगा बच्चों एन अल्काइल हाइड्रोक्सिलामाइन। क्या ये रिएक्शन समझ में आया सभी को? बोलो बच्चों बताओ क्या हो रहा है। 2 हाइड्रोजन में से एक चला गया ऑक्सीजन के साथ H2O बन के, और एक हाइड्रोजन बच्चों एक बचे हुए ऑक्सीजन के साथ, दूसरा हाइड्रोजन दूसरा नाइट्रोजन के साथ। क्या समझ में आ रही है बात बच्चों सभी को, क्या हो रहा है? यस
ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन समझ में आया बच्चों? अगर ऐसे नहीं समझता तो मैं तुम लोगों को इसके बॉन्ड्स ओपन करके बता देता हूँ। ठीक है, ऐसा होता है ना नाइट्रो ग्रुप, तो ये ऑक्सीजन जो है 2 हाइड्रोजन ले लेगा, इस 4 हाइड्रोजन को 4 बार लिख देता हूँ, 4 नेसेंट हाइड्रोजन। तो बच्चों 2 नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ पे चल जाएंगे इसके साथ, एक इस ऑक्सीजन को और एक इस नाइट्रोजन को। चलो भाई, अब समझ में आया क्या हो रहा है रिएक्शन में? H2O और एन अल्काइल हाइड्रोक्सिल अमाइन मिल जाएगा। जो एन अल्काइल हाइड्रोक्सिल अमाइन है, इसको अब तुम लोग रिएक्ट कर दो सिल्वर ऑक्साइड के साथ। जैसे ही तुम लोग सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करोगे बच्चों, ये जस्ट अ मिनट यार, एक सेकेंड, सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करोगे, जैसे ये H2 निकल जाएगा H2O बन के, 2 सिल्वर बच्चों सिल्वर का मिरर बना लेंगे और ये ऑक्सीजन NO के पास लग जाएगा, RNO मिल जाएगा, नाइट्रोसो अल्केन, और सिल्वर का ब्लैक प्रेसिपिटेट मिल जाएगा बच्चों। ब्लैक प्रेसिपिटेट बनना इस बात का इंडिकेशन है कि स्टार्टिंग मटेरियल अपना नाइट्रो अल्केन था। तो बच्चों याद रखना, ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ ये भी और ऊपर वाला भी एरोमेटिक नाइट्रो अल्केन्स के लिए होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? टेस्ट समझ में आ रही, आ गई बात? देख लो एक बार अच्छे से। चलो बच्चों, समझ में आ गया तो बोलो जरा। यस, क्लियर हो गई बात बच्चों सभी को? Yes, sir. सारे डिटेक्शन टेस्ट हमने देख लिया बच्चों, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम कार्बन का डिटेक्शन से लेके फंक्शनल ग्रुप के डिटेक्शन तक का हमने सारे टेस्ट देख लिए। कार्बन को डिटेक्ट करने के लिए बच्चों लीबिक कंबशन ट्यूब यूज कर सकते हो, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनते हैं, और उसको बाद में कॉपर सल्फेट और वाटर के साथ हम लोग कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरे एलिमेंट के लिए हमने सोडियम फ्यूजन लैसिन मेथड यूज किया बच्चों। लैसिन मेथड में सोडियम फ्यूजन ट्यूब का एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, जिसमें ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में सॉल्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है, और वो सैंपल से सोडियम एक्सट्रैक्ट के सैंपल से थोड़ा थोड़ा सैंपल लेके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का एनालिसिस कर सकते हैं। नाइट्रोजन को प्रेशियन ब्लू टेस्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हो। सल्फर को बच्चों 3 टेस्ट है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, लेड डायसिटेट और कैडमियम डायसिटेट। अगर तुम्हारे कंपाउंड में सल्फर और नाइट्रोजन दोनों है तो ब्लड रेड कलरेशन टेस्ट होता है, जिसमें फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर देते हैं, फेरिक थायोसाइनेट बन जाता है। हैलोजन के डिटेक्शन के लिए सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट यूज करते हैं, जिससे सिर्फ सिल्वर क्लोराइड को अच्छे से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बच्चों हम लोग ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट करते हैं, और सारे हैलोजन बच्चों बेल स्टेन टेस्ट देते हैं, जिसमें ग्रीन टू ब्लू कलर का फ्लेम होता है, ग्रीन, ये ग्रीन है यहाँ पे, ग्रीन टू ब्लू टेस्ट। फास्फोरस के डिटेक्शन के लिए अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट में कन्वर्ट करते हैं, येलो कलर का प्रेसिपिटेट। फंक्शनल ग्रुप में कार्बोक्सिलिक ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए लिटमस टेस्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट और एस्टर टेस्ट है। अल्डिहाइड के लिए बच्चों शेफ्स, फेलिंग्स, टॉलन्स और बेनेडिक्ट टेस्ट है। कीटोन के लिए सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट है। फेनॉल के लिए लिटमस, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, डाइट टेस्ट और थैलिन टेस्ट है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट और सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, साथ ही साथ में लिवर में नाइट्रोसोड टेस्ट भी होता है। अल्कोहल के लिए सोडियम टेस्ट, एस्टर्स टेस्ट, ऑक्सीडेशन टेस्ट, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, और लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ये कंक्लूजन दे रखा है यहाँ पे। प्राइमरी अमाइन के लिए हॉफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट, डाई टेस्ट यूज करते हैं। सेकेंडरी अमाइन के लिए नाइट्रस एसिड टेस्ट बच्चों, इस टेस्ट को लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, सेम फिनॉल के जैसा लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट ये आगे दिखाने लगेगा। ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड को, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए 2 टेस्ट है, रिडक्शन टेस्ट और मुलिकेंस टेस्ट।
तो ये सारे टेस्ट हमने आज की क्लास में डिस्कस किया बच्चों। अब जरा बात करते हैं सेपरेशन मेथड। सारे बच्चों के पास मॉड्यूल है बच्चों, अभी सभी के पास, सबने मॉड्यूल लेके रखा है? बोलो बच्चों, मॉड्यूल है सभी के पास? Yes, sir. ठीक है बच्चों, मॉड्यूल में आ जाना तुम लोग। देखो क्या पेज नंबर 7, पेज नंबर है क्या? देखो, मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मोनोफंक्शनल कंपाउंड्स दिख रहा है क्या? मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मोनोफंक्शनल कंपाउंड्स। सर कौन सा पेज? Yes. मेरे पास तो पुराना मॉड्यूल है बेटा, उसमें 7th पेज नंबर है मेरे पे तो। दिख रहा है? मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मोनोफंक्शनल कंपाउंड्स। यस सर। तो बच्चों, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मोनोफंक्शनल कंपाउंड आज डिस्कस करेंगे हम लोग। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मोनोफंक्शनल कंपाउंड में हम लोग टॉलुइन, और यहाँ पे जो तुम लोग के बुक में है सिर्फ वही थोड़े बहुत याद रखने हैं, सिर्फ 2-4 एग्जाम्पल, पूरे नहीं याद रखना बच्चों, पूरा किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। टॉलुइन और एनिलीन को कैसे सेपरेट करते हैं बच्चों? तो देखो बच्चों, बुक में मत देखो, यहाँ पे ध्यान दो। देखो, टॉलुइन और एनिलीन दोनों की प्रॉपर्टी देखो बच्चों। अगर मैं टॉलविन को मिक्स कर देता हूँ एनिलीन में, ये है टॉलविन का फॉर्मूला और ये है एनिलीन का फॉर्मूला। बच्चों, टॉलविन क्या पानी में सॉल्युबल होता है? बताओ जरा। नो। क्योंकि हाइड्रोफोबिक है, पानी में बिल्कुल सॉल्युबल नहीं होता। एनिलीन वाटर में डिसॉल्व होता है और इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी बच्चों अगर मैं एक HCl डाल दूं इसमें। तो HCl जब तुम लोग ऐड करते हो, टॉलिन बीइंग आई मीन न्यूट्रल, इट विल नॉट रिएक्ट विद HCl। लेकिन मैं डाइल्यूट HCl में अगर एनिलीन डाल दूं बच्चों, तो इसके लोन पेयर H को ले लेंगे और एनिलीनियम हाइड्रोक्लोराइड बना देंगे। बना देंगे कि नहीं बच्चों, बताओ जरा। बनेगा ना ऐसा एनिलीनियम हाइड्रोक्लोराइड? समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है बच्चों? क्यों बन रहा है वो समझ में आ रहा है? क्योंकि एनिलीन एक बेस है, एनिलीन के पास लोन पेयर है। अपने लोन पेयर डोनेट करके, वीक बेस है लेकिन कम से कम अपने लोन पेयर डोनेट करके सॉल्ट तो बना सकता है ना बच्चों, है कि नहीं? बोलो। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है सभी को? यस। तो सॉल्ट जो बन Yes, रहा sir. है इसका, ये सॉल्ट पानी में बहुत ज्यादा सॉल्युबल होगा ना बच्चों, क्योंकि चार्जेस आ गए, सॉल्युबिलिटी इसकी एक्सपोनेंशियली बढ़ गई। वेरएज टॉलिन अभी भी इनसॉल्युबल है। इसके लिए बच्चों, एक अगर तुम लोग टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट HCl लेते हो, सॉरी एक सेकंड, अगर सपोज एक कंटेनर में मैं डाइल्यूट HCl ले लेता हूँ बच्चों, डाइल्यूट HCl, और उसमें इन दोनों का मिक्सचर डाल दूं, तो एनिलीन तो HCl के साथ रिएक्ट होकर सॉल्ट बना के डिसॉल्व हो जाएगा इस सॉल्यूशन में, बट टॉलविन एक सेपरेट लेयर बना लेगा। और ये सेपरेट लेयर को बाय सिंपल डिकैंटेशन से मैं सेपरेट कर सकता हूँ, डिकैंट करके। ठीक है, टॉलविन अलग हो गया, एनिलीन अलग हो गया। ठीक है, सिर्फ डिकैंट कर दो, अपने आप ही टॉलविन सेपरेट हो जाएगा, एनिलीन सेपरेट। लेकिन प्रॉब्लम है बच्चों, अब एनिलीन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोराइड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका भी प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, इसको मैं क्या करूंगा, इस कंपाउंड के अंदर बहुत सारा बेस डाल दूंगा। जब तुम लोग NaOH जैसा बेस डालते हो इसके अंदर, तो क्या होगा बच्चों, देखो, जो H इसने लिया था वो H OH के साथ निकल जाएगा H2O बन के, और Na जो है बच्चों Cl बन के निकल जाएगा। एनिलीन वापस से रीजनरेट हो जाएगा बच्चों, और एनिलीन जो है उसको हम लोग आसानी से न्यूट्रलाइज करके इस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या समझ में आया बच्चों इसको कैसे सेपरेट कर रहे हैं हम लोग? यस। Yes, sir. चलो, तो ये एक तरीका है। तो एनिलीन और टॉलविन मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए डाइल्यूट HCl के सॉल्यूशन में डाल दो, सेपरेट हो जाए। फिनॉल और टॉलविन को कैसे सेपरेट करें बच्चों? फिनॉल एक एसिड है और टॉलविन न्यूट्रल,
तो उसमें अगर बेसिक कंपाउंड टॉल्यूइन के साथ मिक्स था तो उसमें एसिड डाला था हमने। अब ये एसिडिक कंपाउंड है तो क्या डालूंगा बच्चों, बताओ दोनों को सेपरेट करने के लिए, बोलो। यहाँ पे बेस था aniline, तो एसिड डाला मैंने। ये फेनोलिक एसिड है, इसको कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। क्या डालूंगा बच्चों बताओ इसमें मैं, बेस। इसमें एक बेस डाल दूंगा मैं। ये कंपाउंड एसिडिक है तो दोनों को सेपरेट करने के लिए मैं क्या डाल दूंगा इसके अंदर, सॉरी एनिलीन नहीं, टॉल्यूइन को मिक्सचर बोल रखा है। सर बट दोनों भी डिसॉल्व होंगे ना इस बार। क्यों, बेस में टॉल्यूइन तो नहीं डिसॉल्व होगा, टॉल्यूइन थोड़ी ना तो रिएक्ट। सॉरी मैंने एनिलीन समझा। एनिलीन भी होता तो नहीं डिसॉल्व होता चित्रा, कैसे होता है, एनिलीन खुद भी एक बेस है, एक बेस बेस में डिसॉल्व होगा क्या, नहीं सर होगा। वाटर में। एनिलीन तो वाटर में डिसॉल्व होता, लेकिन उसका सॉल्युबिलिटी बहुत कम होता है, ठीक है, टॉल्यूइन नहीं डिसॉल्व होगा, ठीक है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम बेस डाल देंगे जिससे ये जो है सोडियम फेनोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, बट टॉल्यूइन वैसे का वैसा रहेगा अनरिएक्टेड, ठीक है। और इसलिए बच्चों ये पानी में ज्यादा सॉल्युबल है क्योंकि ये सॉल्ट बन चुका है, टॉल्यूइन नहीं सॉल्युबल है तो इसको डिकैंट करके मैं सेपरेट कर सकता हूँ आसानी से। और इसको बाद में मैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ट्रीट करूंगा तो ये जो सॉल्ट बनाया था सॉल्ट से वापस से फिनॉल रीजनरेट होगा जिसको मैं वापस से रिकलेक्ट कर लूंगा। समझ में आ गई बात बच्चों सभी को, यस। यस सर। थर्ड तरीका, तो बच्चों तुम लोग देख रहे हो मैं कुछ ज्यादा नहीं, मैं कंपाउंड की प्रॉपर्टी का फायदा उठा के सेपरेशन कर रहा हूँ। वैसे तुम लोग में बुक में देखोगे तो तीसरा मेथड दे रखा है डाई टर्ड ब्यूटाइल ईथर एंड क्लोरोबेंजीन। डाई टर्ड ब्यूटाइल ईथर कैसा होता है बच्चों, दो जगह पे टर्शियरी ब्यूटाइल लगा दो, बहुत ही ज्यादा स्टीरिकली हिंडर्ड ईथर है ये डाई टर्ड ब्यूटाइल। जस्ट अ मिनट, राइट। डाई टर्ड ब्यूटाइल ईथर और क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्ट करने के लिए बोला, ठीक है। बच्चों याद रखना जब कभी भी तुम लोग डाई टर्ड ब्यूटाइल ईथर को क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्ट करोगे बच्चों, क्लोरोबेंजीन और जितने भी हैलोअरीन्स होते हैं क्या वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं बच्चों, क्या वो रिएक्शन दिखाते हैं इन जनरल बच्चों। जो हैलोअरीन्स होते हैं दे आर इनर्ट, व्हाई दे आर इनर्ट, दे आर इनर्ट बिकॉज ऑफ द फायर रीजंस। तुम लोगों ने हैलो अल्केन्स और हैलोअरीन में सारी चीजें पढ़ी हैं, व्हाट आर दोस रीजंस, तो बच्चों ये रहे रीजन तुम लोग के सामने, जस्ट अ मिनट। 5 रीजन होता है बच्चों जिस वजह से हैलो अल्केन्स जो होते हैं, हैलो अरीन्स जो होते हैं कम रिएक्टिव होते हैं बच्चों हैलो अल्केन्स के कंपैरिजन में। क्या वो 5 रीजन है, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल शो यू। देखो बच्चों, एक मिनट, दिख रहा है बच्चों 5 रीजन सभी को यहाँ पे। Why aryl halides are less reactive? रीजन नंबर 1 बच्चों, शॉर्ट CH बॉन्ड, बच्चों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, शॉर्ट CH बॉन्ड। रीजन नंबर 2 होता है बच्चों पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। रीजन नंबर 3 हो जाता है बच्चों जो CX बॉन्ड होता है अराइल हैलाइड में वो लेस पोलर है, इसके लिए लेस रिएक्शन होता है। तीसरा बच्चों उसमें बहुत बड़ा सा रिंग लगा हो रखा है जो स्टीरिक हिंड्रेंस इम्पार्ट कर रहा है। और फाइनल रीजन ये हो जाता है कि अगर तुम लोग अराइल हैलाइड में से हैलोजन निकाल देते हो then you will get a phenyl carbocation like this. Phenyl carbocation is similar to that of vinyl carbocation and both the cations are highly unstable, so molecule will not try to convert itself into a highly unstable reaction intermediate. तो ये सारे 5 रीजन की वजह से देखो, छोटा CX बॉन्ड है तो आसानी से टूटता नहीं है, पार्शियल डबल बॉन्ड छोटा था प्लस डबल बॉन्ड भी हो गया तो फिर भी टूटने में प्रॉब्लम होगा इसलिए रिएक्शन नहीं होता। लेस पोलैरिटी है बच्चों, लेस पोलैरिटी मतलब CX बॉन्ड जो है जैसा अराइल हैलाइड में वो कम पोलर है और अल्काइल हैलाइड का CX बॉन्ड ज्यादा पोलर होता है बच्चों, क्योंकि CX बॉन्ड जो होता है बच्चों अल्काइल हैलाइड में 25% सिर्फ एस कैरेक्टर दिखाता है, वेरस अराइल हैलाइड में 33.33% एस कैरेक्टर होता है, क्योंकि अराइल हैलाइड का कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ज्यादा एस कैरेक्टर मतलब ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को पुल नहीं करने देगा
हैलोजन को, और इस वजह से पोलैरिटी जो डेवलप होगी वो कम होगी। समझ में आई बात बच्चों की पोलैरिटी कम होती है अराइल हैलाइड में, अराइल हैलाइड के CX बॉन्ड में? यस, समझ में आई बात बच्चों सभी को? भाई चित्रा को समझ में आ गया? निखिल? यस। तो पोलैरिटी कम होती है CX बॉन्ड की। तुम लोगों को पता होना चाहिए बच्चों कि ज्यादा पोलार अगर कंपाउंड है तो रिएक्टिव भी ज्यादा होता है, कम पोलार है या फिर नॉन पोलार है तो रिएक्टिविटी कम होती है। बड़ा सा रिंग होता है बच्चों, अराइल बोल रहा हूँ, मतलब बड़ा सा रिंग है अराइल रिंग, वो स्टीयरिक हिंड्रेंस इम्पार्ट करता है। और फाइनल रीजन कि एक ये विनाइल टाइप का कार्बोकेटाइन फिनाइल कार्बोकेटाइन बना रहा है जो हाईली अनस्टेबल हो। तो ये 5 रीजंस की वजह से अराइल हैलाइड की रिएक्टिविटी जो होती है बच्चों काफी कम होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, और इस वजह से अराइल हैलाइड रिएक्ट नहीं करते हैं। ईथर भी कम रिएक्टिव है, लेकिन ईथर इतना भी कम रिएक्टिव नहीं कि H2SO4 के साथ नहीं रिएक्ट करे। हमने अल्कोहल फिनॉल ईथर में पढ़ा है बच्चों, H2SO4 में अगर तुम लोग ईथर को डालते हो तो ईथर जो होता है बच्चों ब्रेक हो जाता है। ईथर जो होता है डिसॉल्व हो जाता है बाय कन्वर्टिंग इटसेल्फ इनटू एन अल्कोहल। ठीक है, ईथर अपने आप को ब्रेक कर लेगा और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और अल्कोहल तो पानी में सॉल्युबल होता है, वेरएज अल्काइल हैलाइड जो होते हैं बच्चों वो नहीं सॉल्युबल होते हैं। और इसके लिए सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस आ गया, 2 मोल बन जाएंगे और ये वैसे का वैसा ही रहेगा, सॉरी Cl। तो क्योंकि ये सॉल्युबल है अल्कोहल पानी में, इसके लिए इसको सेपरेट कर लेंगे, और क्लोरोबेंजीन क्योंकि इनसॉल्युबल है तो वो नहीं डिसॉल्व होगा और अलग लेयर बना लेगा, उस लेयर को अलग से कलेक्ट कर लो बच्चों। और ये ईथर को वापस से एक बार तुम लोग हीट करोगे तो जब वाटर डीहाइड निकलेगा तो एक बार वापस से ईथर के फॉर्म में वापस से आ जाएगा और ईथर बन के वापस से उसको कलेक्ट कर सकते हैं। समझ में आ गई बात बच्चों सभी को? इसी तरह से बच्चों प्रॉपर्टी के बेसिस पे बहुत सारे कंपाउंड को हम लोग सॉल्युबिलिटी के डिफरेंस से निकाल सकते हैं। तुम लोग देख सकते हो बच्चों एक लिस्ट दे रखा है उसी पेज पे, कौन से कंपाउंड ईथर में सॉल्युबल हैं, कौन से कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल हैं, कौन से कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल लेकिन ईथर में नहीं सॉल्युबल हैं, कौन से कंपाउंड 5% NaOH में डिसॉल्व होते हैं, 5% HCl में डिसॉल्व होते हैं। तो ये कंपाउंड के थोड़े थोड़े ना, कंपाउंड में एग्जाम्पल सारे मत याद रखना, सिर्फ कुछ फंक्शनल ग्रुप को याद रखना है तुम लोग। समझ में आ गई? जो फंक्शनल ग्रुप तुम लोग के सिलेबस में है, सिर्फ जैसे अल्कोहल्स फिनॉल्स ईथर्स ये सिलेबस में है, अल्काइल हैलाइड सिलेबस में है, कार्बोक्सिलिक एसिड सिलेबस में है, और अमाइन सिलेबस में। तो ये सारे जो सिलेबस के पार्ट हैं वो वाले फंक्शनल ग्रुप को सिर्फ देख लो कि कौन से किस में डिसॉल्व होता है। जैसे कि सॉल्युबल इन बोथ ईथर एंड वाटर के सीरीज में देखो तो एसिड भी, कीटोन्स, एस्टर्स, अल्डिहाइड, अल्कोहल, फिनॉल सारे डिसॉल्व हो रहे हैं। कौन नहीं डिसॉल्व हो रहा है बच्चों? अल्काइल हैलाइड नहीं डिसॉल्व हो रहा है और अराइल हैलाइड नहीं डिसॉल्व, तो उनको छोड़ के जितने भी फंक्शनल ग्रुप सिलेबस में है सारे डिसॉल्व हो रहे हैं लगभग। वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, ईथर में नहीं डिसॉल्व हो रहा है। ऐसे कौन से कंपाउंड है बच्चों? कीटोन्स होते हैं, शुगर में जो कीटोन होते हैं वो वाले, अमाइनो एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड्स, अल्कोहल्स होते हैं। ठीक है, सॉल्युबल इन 5% NaOH सॉल्यूशन। तो बच्चों जितने भी एसिडिक कंपाउंड होते हैं सब बेसिक में डिसॉल्व होंगे, जैसे एसिड, फिनॉल्स, इमाइड्स, ऑक्साइम्स, थायोल, ये सारे एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। वैसे ही 5% HCl में कौन डिसॉल्व होगा? जितने भी बेसिक कंपाउंड है, जैसे कि प्राइमरी अमाइंस, हाइड्राजिन्स, अरा अल्काइल अमाइंस, सेकेंडरी एलिफैटिक अमाइन, सब बेसिक कंपाउंड है, ये डिसॉल्व होंगे एसिडिक। नॉट कंटेनिंग नाइट्रोजन एंड सल्फर सॉल्युबल इन H2SO4। तो कौन से नाइट्रोजन सल्फर के अलावा कंपाउंड H2SO4 में डिसॉल्व होते? तो अल्कोहल, अल्डिहाइड, एस्टर्स, ईथर्स, ये सारे डिसॉल्व हो रहे हैं। और नॉट कंटेनिंग नाइट्रोजन एंड सल्फर बट सॉल्युबल इन H2SO4 में कौन से कंपाउंड है वो देख लेना। तो सिर्फ वही फंक्शनल ग्रुप याद रखो जो हमारे सिलेबस में है, क्योंकि सवाल उसी पे बनेंगे सिर्फ। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों? पेज नंबर उसके आगे आ जाना बच्चों, डिटेक्शन फॉर कार्बोहाइड्रेट दे रखा है, दिख रहा है तुम लोगों को ये? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, यस दिख रहा है बच्चों सभी को ये? ठीक है बच्चों, ये डिटेक्शन तुम लोग बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ोगे डिटेल में, बट यहाँ पे क्योंकि दिया है तो मैं इसको भी एक बार डिस्कस कर लेता हूँ।
बायोमोलिक्यूल में डिटेल में ये सारी चीजें होंगी। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, ये तीनों ही बायोमोलिक्यूल है, लिविंग बींग्स में मिलते हैं। और इनका डिटेक्शन कैसे करते हैं? कुछ रिएक्शन है जिसके बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट है, कौन सा नहीं। देखो बच्चों, मॉलिश टेस्ट, मॉलिश टेस्ट में क्या होता है बच्चों, हम अपना सैंपल लेते हैं और अल्फा नेफ्थॉल इन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल देते हैं। तो जैसे ही तुम लोग अपने सैंपल के अंदर अल्फा नेफ्थॉल और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का मिक्सचर डालोगे, दोनों के जंक्शन पे एक रिंग फॉर्म हो जाएगा ब्राउन कलर का, दोनों लेयर के इंटरफेस पे। अगर ऐसा होता है बच्चों, तो तुम लोग बोल सकते हो जो सैंपल दिया हुआ है कंपाउंड का, वो कार्बोहाइड्रेट का सैंपल है। ठीक है। फेलिंग टेस्ट बच्चों, बेनेडिक्ट टेस्ट, ये दोनों ही, फेलिंग टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट जो है, ये रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट दिखाते हैं, मतलब वैसे कार्बोहाइड्रेट जो रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं। रिड्यूसिंग शुगर्स बच्चों, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये थोड़े बहुत एग्जाम्पल हो जाते हैं। नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल है सुक्रोज, ये वो टेस्ट नहीं देता। फेलिंग टेस्ट के साथ जैसे रिएक्ट करोगे बच्चों, रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। तुम लोग के बुक में येलो और रेड बोला है, याद रखना सिर्फ रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। बेनेडिक्ट टेस्ट में भी रेड कलर का सिर्फ प्रेसिपिटेट बनता है, और ये दोनों रेड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट को इंडिकेट करते हैं। दो तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं बच्चों, एक रेड्यूसिंग, एक नॉन रेड्यूसिंग। तो सिर्फ ये टेस्ट रेड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट देते हैं। ठीक है। लास्ट टेस्ट देखना, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 बच्चों, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट में से जब वाटर निकाल दोगे तो सिर्फ कार्बन रह जाता है। तो जब तुम लोग रिएक्ट करोगे कार्बोहाइड्रेट को H2SO4 के साथ, तो सारा वाटर निकाल देगा और सिर्फ कार्बन का चैरिंग रह जाता है, काला काला बर्न जैसा स्मेल आता है बच्चों, जैसे लगता है कोई चीज जला दी गई है। तो अगर ऐसा होता है बच्चों, अगर एक सैंपल को H2SO4 के साथ रिएक्ट होने पे सिर्फ टेस्ट ट्यूब में पूरा काला काला कुछ जमा हो जाए और गंदी सी जलने की स्मेल आए, तो बच्चों ये कार्बोहाइड्रेट का प्रेजेंस है। ठीक है। प्रोटीन को कैसे डिटेक्ट करोगे? प्रोटीन जो होते हैं बच्चों, सबसे पहला तो इनका स्पॉट टेस्ट होता है। स्पॉट टेस्ट मतलब तुम लोग एक पेपर को फोल्ड करके, फिल्टर पेपर को लेके उसके ऊपर एक प्रोटीन के सैंपल का स्पॉट डालो। जो स्पॉट होगा बच्चों, अगर ट्रांसल्यूसेंट स्पॉट बनता है तो हम लोग बोल सकते हैं प्रोटीन नहीं, फैट का। तुम लोग ने ये चीज देखी भी होगी बच्चों, पेपर पे अगर एक तेल गिर जाता है तो तुम लोग को ऐसा नहीं लगता कुछ ट्रांसल्यूसेंट बन चुका है, ऐसा ऐसा लगता है कि आर पार दिखेगा बट दिखता नहीं है, वैसे चीज को हम लोग ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं। क्या कभी एक्सपीरियंस किया हो बच्चों, ऑयली चीज पेपर में कभी लग जाती है तो ऑयल का ड्रॉप एक ट्रांसल्यूसेंट एरिया बना लेता है कि नहीं बना लेता है? ये ऑयल का डिटेक्शन टेस्ट, प्रोटीन का नहीं पढ़ रहे हम लोग, ऑयल का पढ़ रहे हैं। तो ये एक तरीका होता है बच्चों ऑयल का प्रेजेंस डिटेक्ट करने का। आई गेस सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। उसी तरह से बच्चों सॉल्युबिलिटी टेस्ट होती है। सॉल्युबिलिटी टेस्ट में याद रखना, जितने भी ऑयल्स और फैट्स होते हैं ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसमें सॉल्युबल होते हैं बच्चों। तो कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डालोगे तो सैंपल अगर डिसॉल्व होता है तो ज्यादा चांसेस है कि वो फैट या फिर ऑयल है। इसके अलावा बच्चों एक्रोलिन स्मेल, एक्रोलिन स्मेल टेस्ट में क्या होते हैं कि हम लोग सैंपल के अंदर पोटेशियम बाइसल्फाइड डाल के हीट करते हैं। जब हीट करोगे तो तुम लोग को फैट बर्न होने की स्मेल आएगी। ठीक है। जब फैट्स को बर्न करते हैं तो गंदी से इरिटेटिंग स्मेल आती है, वो एक्रोलिन टेस्ट का इंडिकेशन होता है। अगर ऐसा होता है तो बच्चों फैट्स या फिर ऑयल्स प्रेजेंट है। प्रोटीन के डिटेक्शन के लिए कुछ 3-4 टेस्ट दिए हुए हैं, यही याद रखना है। जैंथोप्रोटिक टेस्ट, इसमें क्या करते हैं बच्चों, HNO3 सिर्फ डाल के प्रोटीन को हीट करना होता है, या फिर ऐसे साइड में रख देना होता है। कॉन्सेंट्रेटेड है तो साइड में रख दो, अगर डाइल्यूट HNO3 है तो हीट करना पड़ता है। तो क्या होगा बच्चों, येलो कलर का सॉल्यूशन कन्वर्ट हो जाएगा। तो येलो कलर कन्वर्ट होता है तो इंडिकेट होता है कि प्रोटीन प्रेजेंट है। मिलॉन्स टेस्ट में हम लोग मिलॉन्स रिएजेंट ऐड करते हैं सैंपल के अंदर। मिलॉन्स रिएजेंट बच्चों बहुत सारे कंपाउंड का मिक्सचर होता है, इंक्लूडिंग नाइट्रेट, मर्क्यूरी नाइट्रेट और HCl। ये तीनों चीज को मिक्स करके हीट करोगे तो रेड कलर बन जाता है। तुम लोग के बुक के ही देखो, बुक में से ही बता रहा हूँ, रेड कलरेशन प्रोटीन का इंडिकेशन होता है। सिमिलरली बच्चों बायोरेट टेस्ट बच्चों सारे प्रोटीन तो देते ही हैं ये टेस्ट, और यूरिया जो होता है वो भी ये टेस्ट पॉजिटिव देता है। एक्स्ट्रा चीजें जो बता रहा हूँ वो नोट डाउन करते रहना बच्चों। बायोरेट टेस्ट इज ऑल्सो शोन बाय यूरिया। तो बच्चों बायोरेट टेस्ट जो होता है उसमें हम लोग सिर्फ बेस और कॉपर सल्फेट डाल देते हैं, यूल गेट वॉयलेट कलर का रिंग
एट द जंक्शन। तो तुम लोग का वॉयलेट कलरेशन इंडिकेट करता है कि प्रोटीन प्रेजेंट है। निनहाइड्रिन टेस्ट बच्चों, निनहाइड्रिन एक रिएजेंट होता है। तो निनहाइड्रिन टेस्ट में सैंपल को सिर्फ निनहाइड्रिन डाल के बॉईल करना होता है, स्काई ब्लू कलर का सब्सटेंस बन जाता है कूल करने पे। ये भी इंडिकेट करता है कि कंपाउंड प्रेजेंट है। समझ में आ गई बात बच्चों? सभी को कुछ डाउट इसमें? यस, किसी को कुछ डाउट बच्चों इसमें? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट के डिटेक्शन, ये सारे टेस्ट तुम लोग को बायोमोलिक्यूल्स जब होंगे तो उसमें भी तुम लोग डिस्कस करने वाले हो। यहाँ पे मैंने क्विकली सिर्फ तुम लोग को बता दिया। क्लियर हो गई बात बच्चों सभी को? यस, बोलो भाई। बच्चों क्लियर हो गया सब कुछ भी डाउट है? ऑलराइट। तो बच्चों आज की क्लास में हमने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिकल्स होते हैं वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। ठीक है, बात करते हैं बच्चों प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक और प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री जो है हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं इतना, और सिलेबस से रिलेवेंट भी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही हम लोग को डिस्कस करना था, ऑर्गेनिक पार्ट 2 का। नेक्स्ट क्लास में जब आओगे बच्चों तो एक और क्लास होगी इस प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की, जिसमें हम लोग सारे तरह का टाइट्रेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोग एसिड बेस टाइट्रेशन और रेडॉक्स टाइट्रेशन, ये दो टाइट्रेशन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो बच्चों जब नेक्स्ट क्लास में आओगे तो सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो हमने किया है उसको एक बार अच्छे से देख लेना। क्या बात समझ में आ गई सभी को? Yes, sir. Yes, sir. एक बार अच्छे से पढ़ के आना बच्चों। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एमसीक्यू जो दिए होमवर्क में वो सॉल्व करके आओ। पॉलीमर्स के भी एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कर दो बच्चों। पॉलीमर्स तो थ्योरी चैप्टर है, तो उसका अगर तुम लोग वो शीट जो दिया था तुम लोग के मॉड्यूल में याद करके अगर सॉल्व करते हो तो बिल्कुल अटकोगे नहीं। ट्राई करना है बच्चों, कुछ भी डिफिकल्टी होती है तो मुझसे पूछ लो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये टॉपिक भी खत्म कर देंगे और मेरा पोर्शन खत्म हो जाएगा तुम लोगों से। ठीक है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखो। गुड नाइट, टेक केयर। Bye, sir. Bye, sir. Good job.